फिजिकल केमिस्ट्री में हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी चैप्टर को स्टडी कर रहे थे, तो हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी खत्म हो गया था। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्लास में आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा, बेसिकली हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन। उससे पहले हमको कुछ और चीज़ें भी जानना पड़ेगा। तो ये जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ेंगे, देखो बेसिकली जितने मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंडर में ही हमारा फर्स्ट जाता है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं दैट इज वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, इसके बाद हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पे हम जो स्टडी कर रहे हैं वो बेसिकली एक मॉलिक्यूल के बारे में है, उस मॉलिक्यूल का रोटेशन जो कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का अंडर था, उस मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन अभी हम देखेंगे। तो इसको जो हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी बोल रहे हैं, उसके साथ साथ इसको हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोल सकते हैं। अभी हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों बोल रहे हैं, देखो थोड़ा हम कंपेयर करके चलेंगे। इससे हमको क्या हेल्प होगा, हम दोनों ही स्पेक्ट्रोस्कोपी को, जैसे कि हमने रोटेशनल तो कंप्लीट कर दिया है, तो रोटेशनल के साथ अगर वाइब्रेशन को थोड़ा कंपेयर करके पढ़ेंगे तो हमको याद रखने में बहुत हेल्प होगा। तो देखो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को जहाँ पर हम एक मॉलिक्यूल के रोटेशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम जो पढ़ेंगे वो है मॉलिक्यूल के वाइब्रेशंस के बारे में। तो वाइब्रेशन के साथ साथ देखो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम रोटेशनल के साथ साथ एक और नाम से भी पढ़ रहे थे, दैट इज माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि वहां पर जो मॉलिक्यूल्स रोटेशन की वजह से जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे थे, उस एनर्जी का रेंज था जो माइक्रोवेव रेंज है उसके अंदर रहता था। दैट इज वाई उसको हम माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते थे। तो इसी तरह जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पढ़ेंगे, तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है, दैट इज स्ट्रेचिंग, कंप्रेशन, बेंडिंग, ऐसे जो वाइब्रेशनल मोड्स है जो कि हम फर्दर उसके मतलब इंट्रोडक्शन के बाद जितना हमारा क्लास प्रोग्रेस होगा हम देखेंगे। तो वहाँ पर हम देखेंगे मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन के साथ साथ जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, मतलब मॉलिक्यूल का तो एक वाइब्रेशन होने से एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी जनरेट होगा। तो वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी जो एनर्जी के साथ, जितना लाइट का जो एनर्जीज है उन जिस रीजियन के साथ मैच करता है वो है इंफ्रारेड रीजियन। दैट इज वाई हम इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। तो अभी चलो जो पहला क्राइटेरिया हमको देखना है, हम किस वजह से एक मॉलिक्यूल को बोलेंगे कि वो वाइब्रेशनली एक्टिव होगा या फिर हमको उस मॉलिक्यूल का वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा मिलेगा। देखो रोटेशनल में भी हमने जो बोला था यहाँ पर भी सेम ही होगा। रोटेशनल में हमने क्या बोला था कि एक मॉलिक्यूल को रोटेशनली एक्टिव होने के लिए उसके अंदर एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना जरूरी है। दैट इज यहाँ पर भी एक मॉलिक्यूल को वाइब्रेशनली एक्टिव होने के लिए, वहां पर वाइब्रेशनली एक्टिव होने के लिए उसको भी डाइपोल मोमेंट का होना जरूरी है। दैट इज अ मॉलिक्यूल must contain a permanent dipole moment। इसी के साथ साथ हमने देखो रोटेशनल में और भी एक चीज हमने देखा था, दैट इज जो रोटेशनल में तो डाइपोल मोमेंट होना तो जरूरी है जो कि वाइब्रेशन में भी जरूरी है, बट रोटेशन में हमने ये बोला था कि बाय रोटेशन उसका डाइपोल मोमेंट भी चेंज होना पड़ेगा। यहाँ पे भी सेम रिक्वायरमेंट है, दैट इज विथ वाइब्रेशन। यहाँ पे क्योंकि हम वाइब्रेशन पढ़ रहे हैं एक मॉलिक्यूल का, तो फिर वाइब्रेशन के साथ साथ उस डाइपोल मोमेंट का चेंज होना भी जरूरी है। विथ वाइब्रेशन डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल मस्ट चेंज। ये दोनों क्या है, कंडीशन फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी vibrationally
एक्टिव। मतलब मॉलिक्यूल को वाइब्रेशनली एक्टिव होने के लिए ये दोनों कंडीशन मानना पड़ेगा। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन में तो आ सकते हैं, दैट इज जो सब मॉलिक्यूल्स होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक है, होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जैसे कि एग्जांपल हम बोल सकते हैं N2, O2, H2, ये सारे मॉलिक्यूल्स, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। मतलब दोनों एलिमेंट्स हमको रिक्वायर्ड होते हैं वो दोनों सेम है, दैट इज N2, O2, H2। ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशनली इनएक्टिव है। अभी देखो हम ये सारे मॉलिक्यूल्स को क्यों ऐसे इनएक्टिव बोल रहे हैं? बिकॉज इनमें डाइपोल मोमेंट हमको नहीं मिलेगा। अगर डाइपोल मोमेंट ही नहीं मिलेगा तो मॉलिक्यूल तो वाइब्रेशनली एक्टिव कभी हो ही नहीं सकता। तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन बोल सकते हैं, दैट इज होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स विल बी वाइब्रेशनली इनएक्टिव। ठीक है, तो फिर और एक कंडीशन आता है, और एक एग्जाम्पल अगर हम देखें, दैट इज CO2 मॉलिक्यूल। मतलब हम डाइपोल मोमेंट को तो कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज डाइपोल मोमेंट को कंसीडर करने से हम ऐसा बोल सकते हैं कि CO2 मॉलिक्यूल में तो डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। तो डाइपोल मोमेंट नहीं होने से क्या ये IR एक्टिव होगा कि IR इनएक्टिव और वाइब्रेशनली एक्टिव और वाइब्रेशनली इनएक्टिव होगा? देखो, तो CO2 मॉलिक्यूल में परमानेंट डाइपोल मोमेंट तो नहीं है, बट बहुत सारे स्ट्रेचिंग और बेंडिंग मोड्स होते हैं। मतलब वाइब्रेशन बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। जब हम थोड़ा सा प्रोग्रेस कर जाएंगे क्लास में, तब हम इन मॉलिक्यूल्स को लेकर, ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल्स को लेकर थोड़ा डिस्कस करेंगे। मतलब ट्राइएटॉमिक कैसा होगा, डायटोमिक कैसा होगा, तब हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल है CO2 मॉलिक्यूल में एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट तो प्रेजेंट नहीं है, बट डिफरेंट टाइप ऑफ वाइब्रेशन की वजह से कभी ना कभी ये मॉलिक्यूल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा शो करता है। वो कब करेगा? जब हम CO2 को लेकर पढ़ेंगे तब हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी हम थोड़ा देखते हैं डाइपोल मोमेंट के बारे में। क्यों डाइपोल मोमेंट हमारा इतना इंपॉर्टेंट है? ओके, तो देखो डाइपोल मोमेंट को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल्स टू D इंटू Q। ये तो हमारा बेसिकली एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, जहां पर म्यू क्या है? डाइपोल मोमेंट, Q क्या है? चार्ज, और D क्या है? डिस्टेंस। देखो, और एक इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज डाइपोल मोमेंट, हम ऐसा बोल सकते हैं डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है? वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीजें होगा, दैट इज डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। तो देखो, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हमको ये तो मालूम है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा। कोई भी एक अगर चेंज होता है, मतलब कि डायरेक्ट मैग्नीट्यूड सेम रहता है लेकिन डायरेक्शन चेंज होता है, तो फिर डाइपोल मोमेंट चेंज हो जाएगा। अगर डायरेक्शन सेम रहता है, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है, तो फिर से हमारा डाइपोल मोमेंट चेंज हो जाएगा। तो इस चीज से हमारा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ रिलेशन क्या है? तो एक पॉइंट मैंने पहले डिस्कस किया, देखो, विथ वाइब्रेशन द डाइपोल मोमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल मस्ट चेंज, जो कि रोटेशनल में भी हमने बोला था। तो अगर हम ये पॉइंट थोड़ा इलेबोरेटली डिस्कस करें, देखो, जो हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में बोल रहे थे, यहाँ पे हम रोटेशनल के बारे में बोलेंगे, यहाँ पर हम वाइब्रेशन के बारे में बोलेंगे। देखो, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी डाइपोल मोमेंट का होना जरूरी था, और बाई रोटेशन मॉलिक्यूल जब रोटेट करेगा तब डाइपोल मोमेंट भी चेंज होना जरूरी था। लेकिन वहां पे ये जो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला हमने देखा है, दैट इज म्यू इज इक्वल्स टू D इंटू Q, इनमें से कौन सा जो वैल्यू है वो चेंज होता है। अगर और थोड़ा हम एक चीज डिस्कस कर ले, दैट इज कैसे हमको डाइपोल मोमेंट मिलता है। अगर एक मॉलिक्यूल
देखो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स में डाइपोल मोमेंट कभी क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि उनके बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक डिफरेंस होना पड़ेगा। इसका मतलब मॉलिक्यूल मस्ट बी हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। तो हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल में हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, दैट इज AB, जहां पर A और B के अंदर एक कोवेलेंट बॉन्ड है। तो दिस टू इलेक्ट्रॉन्स आर कोवेलेंटली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी अगर हम मान लेते हैं दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसको हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B इज ग्रेटर देन A। इसका क्या मतलब होता है, जो कोवेलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको B ज्यादा अपने तरफ खींच के रखेगा। तो फिर यहाँ क्या होता है, देखो, और हम ये सब बोल सकते हैं, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर बीच में नहीं रहेगा, ये थोड़ा जो कि B ये इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अपनी तरफ खींच सकता है, दैट इज वाई ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये B के तरफ ज्यादा टिल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे चार्ज कैसे जनरेट होता है, दैट इज हमने देखा म्यू इज इक्वल्स टू D इंटू क्यू। तो ये मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ, जो D इंटू क्यू ये फॉर्मूला कैसे आता है। देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना था वो थोड़ा ज्यादा ही B के तरफ टिल्ट हो गया, मतलब जो कि पहले A और B के बीच में था अभी B के तरफ ज्यादा चला जाता है। तो B के तरफ अगर ज्यादा चला जाएगा तो फिर B के ऊपर एक डेल्टा नेगेटिव पार्शियली नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, वेरएस A के तरफ से तो कम हो जा रहा है, घट जा रहा है, तो फिर A के ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। ये चार्जेस परमानेंट चार्जेस नहीं है, पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस है, मतलब पूरा इलेक्ट्रॉन B के तरफ नहीं जा रहा है, थोड़ा टिल्टिंग हो रहा है, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी B के तरफ ज्यादा चला जा रहा है। तो यहाँ से ये जो चार्ज है दैट इज ये Q चार्ज ऐसे जनरेट करता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के शिफ्ट होने से जनरेट होता है। और D क्या है, D है डिस्टेंस, मतलब हम जो ये मॉलिक्यूल्स को कंसिडर किए हैं A और B मॉलिक्यूल, इनके बीच का AB मॉलिक्यूल में A और B जो एलिमेंट्स है इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज हम इसको D को बॉन्ड लेंथ भी बोल सकते हैं। तो ये जब हमने देख लिया, तो इसका मतलब अगर बॉन्ड लेंथ हमारा चेंज होगा, इफ D changes mu, that is dipole moment will change। देखो जब when Q remains same, हम ऐसा बोल सकते हैं when Q remain same, ठीक है। और एक कंडीशन हम ऐसा बोल सकते हैं दैट इज इफ Q changes therefore mu will change, ठीक है। दोनों में कोई एक अगर चेंज करेगा तो डाइपोल मोमेंट का तो वैल्यू चेंज होगा, बट D रिमेन सेम। देखो तो इसी चीज को अगर हम रोटेशनल और वाइब्रेशनल में अगर पुट करते हैं, अप्लाई करके देखते हैं, तो क्या मिलेगा। देखो मॉलिक्यूल का रोटेशन, हम यहाँ पर भी एक मॉलिक्यूल AB को कंसीडर करते हैं और A और B को कंसीडर करते हैं। जब भी रोटेशन होगा दैट इज हमने यहाँ पर देखा था ये डेल्टा पॉजिटिव था, ये डेल्टा नेगेटिव था, इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज टुवर्ड्स B, ठीक है। तो B के तरफ अगर होगा तो रोटेशन हम जब करेंगे दैट इज रोटेशन के साथ साथ चेंज क्या होगा, हमने देखा था रोटेशन को जो कंसीडर हमको करना पड़ेगा वो एक्सिस के अराउंड रोटेशन हम नहीं कंसीडर करेंगे, हम कंसीडर करेंगे एंड टू एंड रोटेशन। दैट इज हम अगर इस एंड को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, हम अगर पेन को देखते हैं इस एंड को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और इस एंड को नेगेटिव, दैट इज जब हम एंड टू एंड रोटेशन करेंगे दैट इज 180 डिग्री अगर रोटेशन करते हैं तो हम देख सकते हैं जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड के जगह जा रहा है और नेगेटिव एंड के जगह पॉजिटिव एंड आ रहा है, इसका मतलब जो चार्ज है दैट इज इलेक्ट्रिकल जो फील्ड जो क्रिएट हो रहा था उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यहाँ पर द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस। डायरेक्शन अगर चेंज होगा तो हमने क्या बोला था, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब डाइपोल मोमेंट अगर डायरेक्शन चेंज होता है तो फिर डाइपोल मोमेंट भी चेंज होगा। दैट इज व्हाई बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग, सो डाइपोल मोमेंट
चेंजेस, मतलब यहाँ पे ये जो म्यू इज इक्वल्स टू डी इंटू क्यू हमने जो बोला है, बेसिकली क्यू के चेंज के वजह से, क्यू के डायरेक्शन के चेंज के वजह से यहाँ पर हमारा रोटेशनल जो मॉलिक्यूल है वो रोटेशन, एक जो मॉलिक्यूल हमने कंसिडर किया है वो रोटेशनली एक्टिव मिल रहा है हमको। अभी अगर हम इस चीज़ को थोड़ा वाइब्रेशन में देखें तो वाइब्रेशन में बेसिकली क्या होता है, मॉलिक्यूल का एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होता है। मतलब जब भी एक देखो मॉलिक्यूल अगर हम कंसीडर करते हैं, दो जो डायटोमिक मॉलिक्यूल, ये ए है, लेट अस कंसीडर ये उसका न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, और एक जो है बी मॉलिक्यूल है, तो बी मॉलिक्यूल के पास भी तो देखो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये ए मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स है जो कि बी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिपेल करेगा, इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, ये दोनों रिपेल करेंगे, दूर जाने के कोशिश करेंगे, और ये जो पॉजिटिव एंड्स है इनके बीच में भी रिपल्शन होगा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ए के जो इलेक्ट्रॉन्स है ये और बी के जो न्यूक्लियस है उनके बीच एक अट्रैक्शन होगा। मतलब बहुत सारे चीजें हो रहे हैं जो कि ए और बी एटम्स एलिमेंट्स है, ए और बी के बीच के जो ए और बी का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बट ए का जो इलेक्ट्रॉन्स वो बी के प्रोटॉन के साथ अट्रैक्ट करेंगे और वाइस वर्सा तो केस होगा। तो इसके वजह से ये दोनों एक जगह पर ऐसा एक वैल्यू प्रोवाइड करेगा जहां पर ये बॉन्ड स्टेबल होगा। मतलब अट्रैक्शन रिपल्शन अगर थोड़ा कैंसिल आउट करके एक सिमिलर जगह ले आएंगे जहां पर वो दोनों स्टेबल होंगे, तो वही डिस्टेंस को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। लेट अस कंसीडर दैट दिस बी द आर इक्विलिब्रियम, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है। अभी जो चीज होगा वो है ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है, मॉलिक्यूल तो ऐसे रहेगा। अभी मॉलिक्यूल वाइब्रेशन जब होगा, वाइब्रेशन होने से क्या होता है, एक बार मॉलिक्यूल कंप्रेस होता है, एक बार मॉलिक्यूल स्ट्रेच होता है। दैट इज मॉलिक्यूल कंप्रेस होने से मॉलिक्यूल्स ज्यादा पास आ जाएंगे और स्ट्रेच होने से डिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। दैट इज हम ऐसे इनको शो कर सकते हैं, दैट इज इनके बीच का डिस्टेंस घट रहा है, ये क्या है, ये कॉम्प्रेशन। ओके, और बी में क्या है, ये हो रहा है स्ट्रेचिंग। ठीक है, तो ये स्ट्रेचिंग और कॉम्प्रेशन मतलब जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है, कभी ये जो मॉलिक्यूल दोनों एंड में अगर हम ये एटम्स ए और बी को कंसीडर करते हैं तो ये जो डिस्टेंस है वो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है। कभी ये थोड़ा डिक्रीज हो जा रहा है तो मॉलिक्यूल मतलब एटम्स पास आ जा रहे हैं, तो कभी ये एटम्स दूर जा रहे हैं। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट का क्या चेंज आएगा, देखो हमने क्या बोला था, म्यू इज इक्वल्स टू डी इंटू क्यू। देखो क्यू तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं हो रहा, दैट इज हमने बोला था लेट अस कंसीडर दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन है। इसका मतलब जो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट था वो बी के तरफ था, तो डायरेक्शन तो सेम ही रहेगा। जब भी स्ट्रेचिंग बेंडिंग स्ट्रेचिंग कंप्रेशन जो भी होगा तब डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट सेम रहेगा। लेकिन जो चेंज हो जाएगा वो होगा ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज यहाँ पे डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब अगर डिस्टेंस हमारा चेंज होगा तो फिर तो डाइपोल मोमेंट भी चेंज होगा। तो इसी वजह से जो मॉलिक्यूल है वो अगर उसका एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है तो वाइब्रेशन के वजह से भी वो डाइपोल मोमेंट का चेंज जो आता है, इसी वजह से वो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारा शो करेगा। ठीक है, तो ये था बेसिकली हमारा एकदम इंट्रोडक्टरी पोर्शन। तो वाइब्रेशन कैसे होता है, उसके साथ डाइपोल मोमेंट का क्या रिलेशन है वो हमने देख लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हुक्स लॉ के बारे में, वहां पर भी देखेंगे इसका मैथमेटिकल अप्रोच क्या होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।